आज हम सिविक्स के चैप्टर 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का पार्ट 3 शुरू करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले हमने आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस की भूमिका देखी और आज हम जानेंगे आपराधिक न्याय प्रणाली में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। बच्चों, यदि किसी भी प्रकार का अपराध होता है, चोरी, दहेज, हत्या या किसी भी प्रकार का, तो उससे केवल उसी व्यक्ति को नुकसान नहीं होता जो कि पीड़ित है, उससे पूरा समाज प्रभावित होता है। वह पूरे समाज और देश के प्रति अपराध होता है। इसलिए आपराधिक मामले में पीड़ित व्यक्ति की ओर से राज्य काम करता है, यानी कि अदालत में सरकारी वकील राज्य अथवा देश का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार केस, जिसमें क्या होता है, सुधा को जला दिया जाता है। तो इसमें केस का नाम यह तो नहीं था कि सुधा बनाम लक्ष्मण कुमार, है ना। इसमें केस का नाम क्या था, राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार। ठीक इसी प्रकार शांति वाले मुकदमे में भी श्रीमती सिंधे बनाम शांति हेमराम नहीं था, केस का नाम क्या था, राज्य बनाम शांति हेमराम केस। क्योंकि किसी भी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। बच्चों, सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है, यानी कि चार्जशीट फाइल कर देती है। सरकारी वकील न्यायालय यानी कि अदालत का एक अधिकारी होता है और अदालत में यह ज़रूरी है कि सबको न्याय मिले, किसी भी बेगुनाह को वहाँ पर सज़ा न मिले। सही है, ये सबसे ज़रूरी होता है। और इसके लिए उसकी जिम्मेदारी है, किसकी, सरकारी वकील की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करे। जैसे हमने शांति वाले केस में देखा था कि उसने अपराध नहीं किया था, फिर भी उस पर आरोप लगा था। तो सरकारी वकील की जिम्मेदारी है कि वो सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे ताकि अदालत सही फैसला कर सके। अब हम देखते हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। तो बच्चों, न्यायाधीश की हैसियत वही होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। जैसे किसी खेल में अंपायर होता है ना, वैसे ही अदालत में होता है न्यायाधीश या जज। ठीक है, आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा। क्रिकेट में कितनी टीम होती हैं, 2 टीम होती हैं। ठीक है, क्रिकेट में 2 टीम खेलती हैं और उसमें एक अंपायर भी होता है। लेकिन अंपायर जो है दोनों टीमों में से किसी भी टीम का सदस्य नहीं होता। इसलिए अंपायर को कोई मतलब नहीं होता है कि कौन सी टीम जीत रही है और कौन सी टीम हार रही है। तो अंपायर का केवल इतना काम होता है कि स्थिति क्या है और स्थिति में क्या सही फैसला होगा, और अंपायर जो कहेगा वो खेल में मानना होगा। और ठीक यही काम होता है न्यायाधीश का। तो न्यायाधीश का काम है कि वह अदालत में मुकदमे का संचालन निष्पक्ष भाव व खुली अदालत में करे। ठीक है, जज जो है अपने फैसले खुली अदालत में देते हैं। ठीक है, खुली अदालत मतलब जहाँ पर कि आरोपी भी होगा, गवाह भी होंगे, पब्लिक के लोग भी होंगे और कोई भी वहाँ पर आकर बैठना चाहे तो बैठ सकता है। जज सारे गवाहों के बयान सुनते हैं तथा सबूतों की जांच करते हैं, जो कि अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष पेश करते हैं। अभियोजन पक्ष यानी कि जिसने इल्ज़ाम लगाया है। इसके बाद गवाहों और सबूतों के आधार पर तथा कानून के अनुसार ही जज तय करते हैं कि आरोपी दोषी हैं या नहीं है। अगर आरोपी यानी कि जिस पर अपराध का इल्ज़ाम लगा है वह दोषी पाया जाता है तो जज उसे सज़ा सुनाते हैं। अब वो सज़ा कैसी सुनाते हैं, तो न्यायाधीश दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, या एक साथ दोनों तरह की सज़ा सुना सकते हैं, जुर्माना भी व जेल भी। और यह सब न्यायाधीश कानून के प्रावधान के अनुसार ही करते हैं। अब हम देखते हैं निष्पक्ष सुनवाई यानी कि फेयर ट्रायल क्या होता है। तो बच्चों, निष्पक्ष सुनवाई का अर्थ होता है दोनों पक्षों की बातों को बिना किसी भेदभाव से सुनकर सुनवाई करना। तो हमने शांति के केस में देखा था कि उसने गुनाह नहीं किया था और अदालत में निष्पक्ष सुनवाई के बाद वह जेल से बरी हो गई। अब हम थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं, यदि शांति के मुकदमे में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होती तो क्या होता।
क्या होता यदि अदालत ने शांति को आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट व गवाहों के बयान की नकल नहीं दी होती? क्या होता यदि न्यायाधीश यह मुकदमा वहाँ चलाते जहाँ शांति और सुशील दोनों नहीं होते, ये बताने के लिए कि हमने अपराध नहीं किया, और जज, बचाव पक्ष के वकील व सरकारी वकील ही सारे फैसले कर लेते बिना गवाही के? और क्या होता यदि जज शांति के वकील को इतना समय नहीं देते कि वो श्रीमती सिंधे से जिरह कर सके, यानी कि उसे क्रॉस एग्जामिन कर सके? क्योंकि हमें पता है कि जिरह के बाद ही, ठीक है, क्रॉस एग्जामिन से ही पता चलता है कि श्रीमती सिंधे ने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा था, और श्रीमती सिंधे ने शांति को हर महीने 1000 रुपये देती थी, यह भी पता चला। किसके रूप में? वेतन के रूप में। तो इससे एक राय यह बनती थी कि हो सकता है कि शांति ने यह पैसा जमा किया हो। ठीक है, इसके बाद क्या होता यदि जज पहले से ही मान लेते कि शांति दोषी है, जैसे कि किसने माना था? सब इंस्पेक्टर राव ने माना था। अब बच्चों, अगर इन सारी स्थितियों में कोई भी स्थिति होती तो उसे जो निष्पक्ष सुनवाई है वह नहीं कहा जा सकता था, और शांति को बिना किसी अपराध के ही सजा भुगतनी पड़ती। अब हम जानते हैं कि एक निष्पक्ष सुनवाई में क्या बातें होती हैं। शांति के मुकदमे के द्वारा ही हम यह समझते हैं। तो सबसे पहले अदालत ने शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक एक कॉपी दी जो कि अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए। तो इससे क्या हुआ? इससे शांति को पता चला कि उस पर क्या क्या आरोप लगे हैं, और शांति पर आरोप क्या लगा था? चोरी का, जो कि एक कानूनन अपराध है। दूसरा, यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। ठीक है, आरोपी की उपस्थिति में यह मुकदमा चलाया गया। तीसरा, शांति को बचाव करने के लिए अदालत की ओर से एक वकील भी दिया गया। चौथा, शांति की वकील रॉय थी, जो उनको अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह यानी कि क्रॉस एग्जामिन करने का पूरा मौका दिया गया। पांचवा, शांति की वकील जो रॉय थी उनको शांति की ओर से भी गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। तो इन सब चीज़ों से ही शांति के साथ निष्पक्ष सुनवाई हुई। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए ही मुकदमा चलाया। जो अभियोजन पक्ष था उसने सिद्ध करना था क्या? कि शांति दोषी है, लेकिन इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। तो न्यायाधीश ने बिना सोचे समझे ही फैसला नहीं सुनाया होगा। न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया, क्योंकि साक्ष्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि शांति के बजाय कुछ युवकों ने चोरी की। इसलिए शांति को आज़ाद कर दिया गया, उसे बरी कर दिया गया, और शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया। और यहाँ पर अब हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है।